Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 16th and 17 June 2024. तो आज हम 16 और 17 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समाचार बन रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंट्री से कोई न्यूज आ रही है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ देखेंगे नेशनल न्यूज, कुछ राष्ट्रीय समाचार हम डिस्कस करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम है। फिर हम कुछ स्टेट न्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ राज्य से रिलेटेड समाचार डिस्कस करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, प्लान्स और स्कीम्स इसमें देखेंगे। उसके बाद हम बैंकिंग और वित्त समाचार, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम डिस्कस करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो रिसेंटली न्यूज में है। उसके साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द लेक्चर, आज की क्लास का सारांश कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट आज की क्लास में डिस्कस किया। क्लियर? The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ऑफ डोमिनियन रिपब्लिक। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग है, एक भारत का और एक डोमिनियन गणराज्य का। अभी उसने मौसम विज्ञान में क्षमताओं को एक दूसरे के साथ बढ़ाने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एमओयू साइन किया, एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया और डोमिनियन रिपब्लिक जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, इसका मेजरली पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो मौसम विज्ञान है उससे रिलेटेड जो चेतावनियां हैं, प्रणालियां हैं, पूर्वानुमान है, डेटा विश्लेषण में उसमें कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे को ट्रेन कर सकें। तो सहयोग रोड मैप में ONAMET कर्मचारियों का प्रशिक्षण, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र पर अनुभव साझा करना और मौसम विज्ञान मॉडल विकास करने के लिए उपग्रह डेटा पहुंच प्रदान करना है। IMD के निर्देशक मृत्युंजय महापात्रा और भारत में डोमिनियन राजदूत बेसिकली डेविड पोइंग ने नई दिल्ली में ओनामेट निदेशक ग्लोसिया सेबालोस की ओर से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्लियर? नेक्स्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेवल पर है, UNHRC रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो UNHRC क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है जिसने वैश्विक रुझान 2023 में जबरन विस्थापन नाम की एक रिपोर्ट को जारी किया है और इसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2024 के अंत तक जबरन विस्थापन बढ़कर लगभग 120 मिलियन हो गया है। तो रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। किसकी? UNHCR की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग 2024 के अंत तक जो जबरन विस्थापन है वो 120 मिलियन हो गया है। तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले शरणार्थियों की संख्या 7% बढ़कर 43.4 मिलियन पहुंच गई है। ईरान 3.8 मिलियन शरणार्थियों के साथ सबसे बड़े शरणार्थी आबादी वाली कंट्री है। इसके बाद तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी और पाकिस्तान का स्थान आता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024। तो मालाबार रिवर फेस्टिवल जो दुनिया भर के कारियस सफेद पानी की तेज धाराओं पर सवारी करेंगे। केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्हाइट वाटर क्यासिंग चैंपियनशिप शामिल है। यह कार्यक्रम 25 से 28 जुलाई तक थूसाहारी, चालीपुरा और इरुवा जिले में आयोजित किया जाएगा। इस त्योहार का उद्देश्य क्षेत्र में सफेद पानी कयाकिंग को बढ़ावा देना है। इससे भारत के 100 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के कार्यास भी भाग लेंगे।
20 से अधिक देशों के कयाकिंग पेशेवरों के इस उच्च ऊर्जा वाले कार्यक्रम में भाग लेने की भी उम्मीद है। तो कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा मालाबार नदी फेस्टिवल, मालाबार रिवर फेस्टिवल? तो केरला में, व्हाइट वाटर रैपिड्स के लिए। नेक्स्ट, G7 समिट। तो हम सबको पता है अभी नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून को G7 समिट में पार्टिसिपेट किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूज बन रही है। कहां पर कंडक्ट की गई है G7 की मीटिंग? तो ये इटली में कंडक्ट की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की। उन्होंने यूके के समक्ष ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूके के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अन्य से मुलाकात की। बैठकें दक्षिणी इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का अगर हम विषय की बात करें तो विषय क्या रहा है? नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो G20 इटली में कंडक्ट की गई और तुर्की के राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है? विशेष रूप से अतिथि या स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया है। और यहां से आपको थीम याद रखनी है। थीम क्या है? रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। G7 इटली 2024 मीटिंग की थी। क्लियर? Next is also international news, which is Siddesh Sakor, farmer from Maharashtra, named Land Hero by UN agency. तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी के लिए जो लैंड हीरो के लिए नामांकित किया गया है वो सिद्धेश साकोर को किया गया है, जो महाराष्ट्र के किसान है। तो सिद्धेश साकोर महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर के संस्थापक को लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन द्वारा यह मान्यता दी गई थी। घोषणा जर्मनी के बोन में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें दुनिया भर के 10 भूमि नायकों को सम्मानित किया गया। सकोरे के सतत खेती और भूमि संरक्षण में प्रयासों को अनुकरणीय के रूप में उजागर किया गया है। क्लियर? तो नाम याद रखना है, सिद्धेश साकोर। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो प्रेरणा स्थल, तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, चेयरमैन है राज्यसभा के जगदीप सिंह धनखड़ जी। उन्होंने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह स्थल राष्ट्रीय प्रतीक और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को प्रदर्शित करता है, जो पहले परिसर के विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई है। इस पहल का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विरासत को एक समर्पित स्थान में सम्मानित और संजोना है। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों और संसद सदस्यों ने भाग लिया। तो याद रखना है, प्रेरणा स्थल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स में, बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप सिंह धनखड़। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ स्टेट न्यूज। तो कर्नाटक 1 करोड़ रुपए दुर्घटना बीमा मुआवजे देने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कर्मचारियों के आश्रित को 1 करोड़ रुपए वितरित किए। तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने सड़क दुर्घटना में मारे गए कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमे मुआवजे की घोषणा की है। तो कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन लिमिटेड ने कर्तव्य पालन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों के आश्रितों को दुर्घटना बीमा राहत मुआवजे के रूप में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त सेवा में रहते हुए विभिन्न बीमारियों के कारण मृत कर्मचारियों के 23 आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। तो दुर्घटना वालों को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और जो बीमारियों से जिनकी मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 4 यात्रियों के आश्रित को जिन्होंने KSRTC वाहन से जुड़े दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, उन प्रत्येक को भी 10 लाख रुपए दिए गए। तो कर्नाटक पहला राज्य बना है जिसने दुर्घटना बीमा में कितने रुपए की धनराशि वितरित की है? 1 करोड़ रुपए की उनके फैमिली। स्टेट न्यूज, मिशन निश्चय। तो पंजाब पुलिस का ये बेसिकली ऑपरेशन है, या वी कैन से कि दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द पंजाब पुलिस विच इज नोन एज मिशन निश्चय। तो मिशन निश्चय पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समिति के साथ मिलकर 1 सप्ताह का नशा विरोधी अभियान चलाएगी। तो ये पंजाब पुलिस का नशा विरोधी अभियान है जिसमें उसको सपोर्ट करेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कम्युनिटी। तो इसमें लोगों को नशे से कैसे मुक्त कराया जाए, नशे के बेसिकली हार्म्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। ड्राइव फाजिल्का जिले में होगी, जो भारत पाकिस्तान सीमा के 42 गांवों को ये स्कीम ये इनिशिएटिव बेसिकली क्या करेगा? लक्षित करेगा। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में दवाओं की मांग और आपूर्ति के बारे में उपयोगी खुफिया जानकारी एकत्रित करना है।
अभियान इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से लड़ने के लिए व्यापक प्रयास का भी हिस्सा है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो कर्नाटका बैंक है जिसने केबीएल वाइस वरिष्ठ नागरिक बचत खाता लॉन्च किया है। तो केबीएस वाइस बेसिकली सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट किस बैंक के थ्रू स्टार्ट किया गया है? कर्नाटका बैंक के थ्रू स्टार्ट किया गया ऑन 14 जून 2024। उत्पाद के अंदर क्या होंगे? दो फॉर्मेट्स होंगे, दो प्रारूप होंगे, एक केबीएल वाइस सिग्नेचर और एक केबीएल वाइस एडवांस। सिग्नेचर नॉर्मल होगा और एडवांस प्रीमियम होगा। विशेषताओं में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त टॉप अप स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त मेडी बडी स्वास्थ्य लाभ, मुफ्त हॉस्पिटल कैश सुविधा, लोकर किराए पर छूट और एक जीवन भर मुफ्त रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड भी शामिल है। बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण के प्रस्ताव को एक साथ लाने के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेडीबडी के साथ सहयोग किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए सहयोग किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के साथ। तो इस सहयोग का उद्देश्य महिंद्रा फाइनेंस के 10 मिलियन से अधिक ग्राहकों को लाभ पहुंचाना है। समझौते पर कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी महेश बाला सुब्रमण्यम और महिंद्रा फाइनेंस के एमडी और सीईओ राहुल रेबेले द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहयोग कोटक लाइफ के माध्यम से विभिन्न जीवन बीमा समाधान भी प्रदान करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नियो बैंकिंग स्टार्टअप जुपिटर मनी रिसीव फाइनल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर इश्योरेंस ऑफ पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो नियो बैंक स्टार्टअप जो जुपिटर मनी को पीपीआई जारी करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है। यह अनुमोदन बृहस्पति को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अनुप्रयोगों से जुड़े डिजिटल वॉलेट को पेश करने में सक्षम बनाएगा। 2023 में जो जुपिटर ने अमीका फाइनेंस के साथ मिलकर सीधे ऋण देने के लिए आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस भी प्राप्त किया था। वर्तमान में जुपिटर फेडरल बैंक और सीएसबी बैंक के साथ मिलकर डिजिटल बचत खाते प्रदान करता है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस है। रिलायंस की जेपीएल विच इज जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ऑर्बिट कनेक्टेड इंडिया को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए आइन स्पेस से मंजूरी मिली है। तो ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और लग्जमबर्ग स्थित एसईएस के बीच एक संयुक्त उपक्रम को भारत के ऊपर उपग्रह संचालित करने के लिए इन स्पेस से अनुमति प्राप्त हुई है। उपयोग स्वीकृति उपग्रह आधारित उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। जेपीएल एसईएस जेवी इकाई ने का और कू ब्रांड में परीक्षण उपग्रह स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग से भी आवेदन किया है। इसके साथ साथ जो भारतीय एंटरप्राइजेस समर्थित यूटलेस वनवेव को नवंबर 2023 में भारत में वाणिज्यिक सेवा के लिए इन स्पेस प्राधिकरण प्रदान करने का पहला अवसर मिला था। तो सबसे पहले भारतीय एंटरप्राइजेस को मिला था और अभी बेसिकली जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को भी मिल गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ई माइग्रेट पोर्टल के थ्रू से बढ़ाया जा सके। तो विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौते ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया है। एसबीआई के भुगतान गेटवे विच इज एसबीआई ईपे और ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन का साइन किया गया है। यह सहयोग भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवा को मजबूत करने का भी प्रयास करता है। यह पहल वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने की भी उम्मीद करती है। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एसबीआई का ये एमओयू है। नेक्स्ट है 2024 के लिए लंदन के सेंट्रल बैंक प्रकाशन द्वारा आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो आरबीआई ने अभी क्या जीता है? रिस्क मैनेजर ईयर अवार्ड बाय लंदन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिशिंग। तो यह सम्मान आरबीआई की एक मजबूत जोखिम संस्कृति और बढ़ती जागरूकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता देता है। आरबीआई की भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका को यह पुरस्कार और भी मजबूत करता है। आरबीआई के जोखिम प्रबंधन और वित्तीय निगरानी में प्रयासों का प्रमाण यह मान्यता प्राप्त बेसिकली आरबीआई को और स्ट्रॉन्ग जोखिम की आरबीआई ने किस तरह से
फाइनेंशियल ओवरसाइट्स और रिस्क मैनेजमेंट में काम किया है, तो आरबीआई के एफर्ट्स को और एप्रिशिएट करता है ये अवार्ड। तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज। तो भारत ने ड्रोन युग में नागशस्त्र वन तैनाती के साथ प्रगति की है। तो नागशस्त्र फर्स्ट कामिकाजे ड्रोन के शामिल होने के साथ अपनी रक्षा क्षमताओं में भारत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर रहा है। यह ड्रोन नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किए गए थे। भारत की उत्तरी सीमा पर बढ़ती ड्रोन संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए इसे तैनात किया गया है। यह युद्ध अनुप्रयोगों में उन्नत स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को भी उजागर करता है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में चुना है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। एनईसी कॉर्प पीएफआरडीए ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स और अनुपालन ई प्लेटफॉर्म के लिए एसआई के रूप में कार्य करेगा, जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर परियोजना का हिस्सा है। ट्रैक मध्यस्थों द्वारा नियामक और पर्यवेक्षी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और पीएफआरडीए के साथ रिपोर्ट और डेटा साझा करने के लिए एक व्यापक उपकरण भी होगा। एसआई मौजूदा प्रक्रिया का अध्ययन करके बेहतर कार्य प्रवाह प्रस्ताव करेंगे और पीएफआरडीए ट्रैक के लिए डिजाइन, विकास, अनुकूल कार्यान्वयन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है, भारत अपनी खुद की डीप सी मिशन वाला 6वां देश बनने के लिए तैयार है। तो इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव ओन डीप सी मिशन। तो यह मिशन भारत को एक क्रांतिकारी प्रयास करने वाला 6ठा देश बना देगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, उन्होंने इस मिशन की प्रगति पर गर्व और खुशी व्यक्त की है। हाल ही में दिल्ली में एक बैठक के दौरान यह घोषणा की गई, जिसमें समुद्री अनुसंधान में भारत की प्रगति को भी उजागर किया गया है। तो 6th कंट्री बनने वाला है भारत, खुद की डीप सी मिशन लाने वाला। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो ओरेकल तमिलनाडु के साथ साझेदारी कर युवाओं को आईटी कौशल से सशक्त बनाएगा। तो ओरेकल और तमिलनाडु ने क्या किया है? एक पार्टनरशिप की है ताकि जो यूथ है उनको आईटी स्किल्स में एम्पावर किया जा सके। यह सहयोग नॉन मुधलवन कार्यक्रम का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, एमएल और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 लाख से अधिक छात्रों को रोजगार से जुड़ी अवसरों का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। क्लियर? तो ओरेकल और तमिलनाडु का ये जॉइंट वेंचर है जिसमें यूथ को आईटी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। तो फिडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024, तो जिसमें दिव्या देशमुख जो भारत से हैं उन्होंने जीता है फीमेल कैटेगरी में, और कजाकिस्तान के नोकबे ने इसे मेल कैटेगरी में जीता है। तो फिडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो 1 जून से 14 जून 2024 तक गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। भारत की इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने गर्ल्स खिताब जीता, जबकि कजाकिस्तान के काजीबेग ने ओपन खिताब जीता है। दिव्या देशमुख कोनेरू हम्पी, द्रोणवल हरिका और सौम्या स्वामीनाथन के बाद जूनियर खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय लड़की बन गई है। तो इससे पहले 3 और लड़कियों ने इस खिताब को जीता हुआ। चौथी भारतीय फीमेल कौन बनी है? दिव्या देशमुख। क्लियर? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डेज से अगर हम बात करें तो 15 जून को विश्व विरुद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है ताकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके द्वारा सामना किए जाने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2024 के अगर इस डे की थीम की बात करें तो आपात स्थितियों में वृद्ध व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। वरिष्ठ दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा 2006 में WEADD का पालन शुरू किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र WEAD 15 जून 2012 को मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इसमें ग्लोबल विंड डे 15 जून। तो ग्लोबल विंड डे, जिसे वर्ल्ड विंड डे के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है, जो स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायक है। यह दिन विंड यूरोप, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संघों द्वारा आयोजित किया जाता है। यूरोप में ग्लोबल विंड डे की शुरुआत 2007 में आयोजित की गई थी।
2009 में EWEA ने GWEC के साथ सहयोग किया, जिससे यह दिन एक वैश्विक आयोजक बन गया। तो ग्लोबल विंड डे 15 जून। नेक्स्ट, आसियान डेंगू दिवस 2024। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो एनुअली हर साल 15 जून को डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 15 जून को आसियान डेंगू दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो आसियान डेंगू दिवस आसियान सदस्य देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समन्वय में डेंगू की रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। आसियान डेंगू दिवस का पालन 2010 में 10वीं एशियान स्वास्थ्य मंत्री बैठक में अनुमोदित किया गया था और पहला आसियान दिवस 15 जून 2011 को जकार्ता, इंडोनेशिया में मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कहां पे मनाया गया? ये जकार्ता, इंडोनेशिया में बनाया गया। कब? 2011 में। और अभी अगर हम बात करें तो 15 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? आसियान डेंगू दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में 2024 में मरुस्थलीकरण और सूखेट से निपटने के लिए विश्व दिवस। तो 17 जून को दुनिया मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाएगी। इस महत्वपूर्ण दिवस का उद्देश्य भूमि क्षरण और इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य है। भूमि प्रबंधन की महत्वपूर्णता को सभी की साझा जिम्मेदारी के रूप में इस दिन पर बल दिया गया। नेक्स्ट, 2024 में वैश्विक पवन समारोह दिवस। तो अभी हमने पढ़ा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2024 को दिल्ली में ग्लोबल विंड डे का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत में पवन ऊर्जा की उपलब्धि और संभावनाओं को समर्पित था। देश भर में पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। भारत की पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और इसके भविष्य की संभावनाओं को इस कार्यक्रम में उजागर किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ था, जिसमें दोबारा से रीइलेक्ट किया गया है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को। तो सिरिल रामाफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उन्होंने 400 सदस्य सदन में 283 वोट हासिल किए, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता सेनानी के जूलियस लेमा को सिर्फ 44 वोट ही मिले हैं। 30 वर्षों में पहली बार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने अपनी बहुमत खो दी। 29 मई 2024 को हुए आम चुनावों में केवल 40% वोट ही प्राप्त हुए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस ने लगभग 22% वोट हासिल किए और एकता सरकार बनाने के लिए एएनसी के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, स्लोवाकिया प्रेसिडेंट। तो पीटर पेलिग्रिनी ने स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट के रूप में क्या ली है? शपथ ली है। तो वे छठे राष्ट्रपति बने हैं। कहां के? स्लोवाकिया के। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर हत्या के प्रयास के बाद सुरक्षा उपायों में भी वृद्धि की गई है। पेलेग्रिनी की रन ऑफ चुनाव में जीत ने फीको के प्रभाव को मजबूत किया, जिससे रणनीतिक सरकारी पदों पर नियंत्रण बना रहा। पेलेग्रिनी, जो एक मजबूत राज्य भूमिका के समर्थन के लिए जाने जाते हैं, पहले संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और फीको की नीतियों के साथ निपटारे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की न्यू असेंबली के न्यू स्पीकर बनाए गए हैं तेसाम पोंगते। तो तेसाम पोंगते को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में 15 जून को बेसिकली अपॉइंट किया गया। तो वे 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर निनोंग एरिंग ने घोषणा की कि पोंगते निर्विरोध चुने गए हैं। पोंगते का अध्यक्ष के रूप में चुनाव राज्य की विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में भी देखा जा रहा है। नए अध्यक्ष ने विधानसभा की गरिमा और शिष्टाचार को बनाए रखने का भी संकल्प लिया। तो नाम याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तेसाम पोंगते। नेक्स्ट, 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा। तो अभी बेसिकली एनवायरमेंट परफॉर्म इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें कंट्रीज के एनवायरमेंट प्रदर्शन को लेके उन्हें रैंक दी गई है। टोटल 180 का डेटा जारी किया गया था, जिसमें भारत नीचे से चौथे स्थान पर है, यानी 176वें स्थान पर है, जिसमें भारत का स्कोर 27.6 है। भारत से नीचे पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार है।
क्लियर। तो एस्टोनिया 75.3 स्कोर के साथ 2024 में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद लग्जमबर्ग और जर्मनी है। क्लियर। तो इससे पहले भारत को 2022 में 180वां स्थान मिला था, सबसे लोवेस्ट मिला था, और 2020 में भारत 168वें स्थान पर था, और इस बार कौन से स्थान पर है? 176वें स्थान पर है। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क अर्थ इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इस सूचकांक को, इस एनवायरमेंटल परफॉर्म इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो जारी करने वाली बॉडी कौन सी है, भारत की रैंक कितनी है और टॉप पर कौन है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं यहां से। नेक्स्ट, भारत टीएचई टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में अमृत विश्व विद्यापीठ जो 81वें स्थान पर है, सूची में शामिल भारतीय विश्वविद्यालयों में सबसे ऊपर है। तो ओवरऑल में तो 81वें स्थान पर है, लेकिन भारत में जो सूचियां हैं उनमें सबसे ऊपर है। तुर्की 91 विश्वविद्यालयों के साथ भारत का अनुसरण करता है और पाकिस्तान 89 विश्वविद्यालयों के साथ है। 2024 की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है, जिसके बाद यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया का स्थान आता है। तो टॉप 3 में ये यूनिवर्सिटीज है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा डोमिनियन गणराज्य के आईएमडी और ओनामेट ने मौसम विज्ञान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। उसके साथ यूएनएचसीआर ने जबरन विस्थापन के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जबरन विस्थापन 120 मिलियन तक बढ़ा है। मालाबार रिवर फेस्टिवल अभी कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? केरला में। G7 की मीटिंग से रिलेटेड जो इटली में कंडक्ट हुई, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सकोरे को यूएन एजेंसी द्वारा लैंड हीरो नामांकित किया गया है। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा प्रेरणा स्थल जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने संसद भवन में लॉन्च किया है। स्टेट न्यूज में हमने देखा कर्नाटका 1 करोड़ रुपए दुर्घटना बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य बना। केएसआरटीसी ने कर्मचारियों के आश्रित को 1 करोड़ रुपए वितरित किए, और पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय लॉन्च किया। उसके बाद हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस से देखा, जिसमें हमने देखा कर्नाटका बैंक ने केबीएल वाइस वरिष्ठ नागरिक बचत खाता लॉन्च किया है, और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट, बैंकिंग और वित्त समाचार में अगर हम बात करें तो नियो बैंकिंग स्टार्टअप जुपिटर मनी को पीपीआई जारी करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिली है। रिलायंस के जेपीएल जेवी ऑर्बिट कनेक्शन इंडिया को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से मंजूरी दी गई है। एमईओ और एसबीआई का इनिशिएटिव हमने देखा, और आरबीआई को लंदन के सेंट्रल बैंक प्रकाशन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। डिफेंस में हमने नागस्त्र देखा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा पीएफआरडीए ने सिलेक्ट किया है एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को फॉर सिस्टम इंटीग्रेटर। उसके साथ साथ भारत विश्व में छठा देश बनेगा जिसका अपना डीप सी मिशन होगा। ओरेकल की पार्टनरशिप देखी हमने तमिलनाडु के साथ, जिसमें तमिलनाडु ओरेकल के साथ मिलकर अपनी स्टेट्स के अंदर यूथ को आईटी स्किल प्रोवाइड करेगा। स्पोर्ट्स में हमने देखा फिडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप में भारत की दिव्या देशमुख फीमेल कैटेगरी में विनर रही है। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस 15 जून, वैश्विक पवन दिवस 15 जून, आसियान डेंगू दिवस 15 जून, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटारे के लिए विश्व दिवस, और भारत में वैश्विक पवन दिवस समारोह। नियुक्ति और इस्तीफे से हमने देखा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, स्लोवानिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के हमने न्यू स्पीकर देखे जिसे तेसाम पोंगटे को इलेक्ट किया गया है। रैंक एंड रिपोर्ट में हमने एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स देखा, जिसमें भारत 176वें स्थान पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और उसके साथ साथ इंडिया बिकम द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशन इन टाइम एचई यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।